हमारे कंट्री की फॉरेन पॉलिसी रेगुलेट करती है हमारे रिलेशंस को विद अदर स्टेट्स, विद अदर कंट्रीज़। दुनिया भर में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में हमारे रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, उन रिलेशंस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारी फॉरेन पॉलिसी को तैयार किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। हालांकि फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। पाकिस्तान के साथ में हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसका रीज़न हिस्ट्री में लाई करता है, जैसे सोशल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक पोजीशन है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, लीडरशिप है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में हमारा अप्रोच उतना अग्रेसिव नहीं था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी साहब के टाइम पे हमारा अप्रोच रिलेटिवली अग्रेसिव है। अब पाकिस्तान कुछ करके दिखाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन किया जाता है। बट इस फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के टाइम पे, तैयार करने के टाइम पे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना होता है। उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं। पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है कि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 DPSP में ये लिखा हुआ है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए काम करना चाहिए। हमें नेशंस के बीच में जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए काम करना चाहिए। हमें इंटरनेशनल लॉ को ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हमें वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए काम करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि पीस टू अस इज नॉट जस्ट अ फर्वेंट होप, इट इज़ इमरजेंट नेसेसिटी। कि पीस कोई उम्मीद नहीं है, होप नहीं है, ये आज के टाइम की और फ्यूचर की ज़रूरत है। ऐसा कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहला गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, कि हम वर्ल्ड पीस को, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे, उसके लिए स्टेप्स लेंगे। दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल है एंटी कॉलोनियलिज्म। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो कंट्री है, वो कॉलोनियलिज्म को और इंपीरियलिज्म को अपोज करती है। और ये तो ऑब्वियस भी है, हम खुद एक कॉलोनी हुआ करते थे, हमको खूब एक्सप्लॉइट किया गया, हमने एक लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी, तब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें आज़ादी दी। हमारी कंट्री ये फर्मली बिलीव करती है कि इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म ये गलत है, इसके थ्रू वीकर नेशंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनफैक्ट एफ्रो एशियन कंट्रीज़ में, जैसे इंडोनेशिया, जैसे तुनीशिया, जैसे अल्जीरिया, वहाँ पे जब भी लिबरेशन मूवमेंट्स हुए, वहाँ पे जब भी आज़ादी की लड़ाई हुई, तो इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। आज भी जो न्यू कॉलोनियलिज्म होता है, जो न्यू इंपीरियलिज्म होता है, हमारी कंट्री उसको भी अपोज करती है। न्यू इंपीरियलिज्म का मतलब, आजकल लोग दूसरे कंट्रीज़ पे कब्जा नहीं करते हैं। आजकल क्या करते हैं, लोन दे देंगे, खूब सारा पैसा दे देंगे, या कोई टेक्नोलॉजी दे देंगे, या कोई एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, और फिर दबाव बनाएंगे वीकर नेशंस के ऊपर, फिर उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। जैसे चाइना करता है, पैसा बांट देगा गरीब नेशंस के लिए और फिर उनको एक्सप्लॉइट करेगा, फिर उनको अपने फायदे के लिए यूज़ करेगा। ये जो न्यू इंपीरियलिज्म है, इसको भी हम अपोज करते हैं। पहला गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। दूसरा, हम कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को अपोज करते हैं, इसके अगेंस्ट में है। तीसरा हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है एंटी रेशियलिज्म। कलर के बेसिस पे, जो भी रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको भी हम अपोज करते हैं, उसके भी हम अगेंस्ट में हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वाइट साउथ अफ्रीकन्स जो हैं वो ब्लैक्स के साथ में डिस्क्रिमिनेट करते थे, पॉलिसी चलती थी, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। इंडिया ने इसको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के साथ में 1954 में इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी तोड़ दिया था। फिर जब 1994 में नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में एक सरकार बनेगी साउथ अफ्रीका में, और वो इस पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड को ख़त्म कर देगी, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देगी, तब इंडिया दोबारा साउथ अफ्रीका के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश करेगा। तो हम एंटी रेशियलिज्म भी हैं। हम रेशियलिज्म को, हम किसी भी फॉर्म के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा चौथा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, नॉन अलाइनमेंट। नेम आपने इसके बारे में सुना होगा। देखो, जब हमें आज़ादी मिली तो दुनिया में दो पावर्स हुआ करती थी, और ये दोनों पावर्स आइडियोलॉजी के बेसिस पर डिफरेंट थी। एक पावर थी कैपिटलिस्ट ब्लॉक की, जिसको लीड कर रहा था यूएसए।
और दूसरी पावर थी कम्युनिस्ट ब्लॉक की, जिसको लीड कर रहा था फॉर्मर यूएसएसआर। मतलब दो पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर। कुछ नेशंस ऐसे थे जो कि यूएसए के साथ जुड़े हुए थे और कुछ नेशंस ऐसे थे जो कि यूएसएसआर के साथ में जुड़े हुए थे। यूएसए की पॉलिसी आइडियोलॉजी क्या थी? कैपिटलिस्टिक। और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिस्टिक। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे सामने भी ये सवाल आया कि बताओ भाई आप किसको ज्वाइन करोगे, और हम तो कमज़ोर नेशन थे, हमें तो ज़रूरत थी किसी के सपोर्ट की, लेकिन उसके बावजूद हमारे उस टाइम की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम दोनों से ही अलग रहेंगे, हम अडॉप्ट करेंगे पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और ये नेम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट का सबसे खूबसूरत इन्वेंशन है मेरे हिसाब से। कमज़ोर नेशन जो कि कल परसों आज़ाद हुआ है, उसके लिए बड़ा इजी था कि या तो यूएसए के साथ में मिल जाता या यूएसएसआर के साथ में मिल जाता और उनका गुलाम या उनका चमचा बन के रह जाता। लेकिन हिम्मत दिखाई गई और बोला गया कि हम दोनों ब्लॉक्स में से किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपनी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और नेम का मतलब क्या है कि इंडिया का किसी भी ब्लॉक के साथ में या किसी भी नेशन के साथ में कोई भी मिलिट्री एलिजेंस नहीं है, हमारे ऊपर या हमारे साथ में किसी का भी कोई भी मिलिट्री एलिजेंस नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें किसी नेशन के साथ में कैसा रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। इनफैक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी तो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि सभी कंट्रीज़ के साथ में हमारे फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें, हमारी जो दोस्ती है वो बनी रहे। कोई दिक्कत करता है तो हम एक्शन लेते हैं, अदरवाइज हम एक्शन लेते ही नहीं हैं। पहले से अग्रेसिव अप्रोच लेना हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ही नहीं। और ये अपने आप में बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन थी, अपने आप में बड़ा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था कि दो पावरफुल ब्लॉक्स को ये कहना कि हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट लेकर आ रहे हैं कि हम किसी को भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ में मिलिट्री एलिजेंस नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली देखेंगे और अपने रिलेशंस को स्टैब्लिश करेंगे। फिर उतना ही खूबसूरत पंचशील नाम की पॉलिसी लाई गई। इंटरनेशनल रिलेशंस को कंडक्ट करने के लिए 5 प्रिंसिपल्स को लाया गया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं इनको बुलाया जाता है पंचशील। इनफैक्ट हमारी जो इंडो चाइना ट्रीटी साइन हुई थी 1954 में चाइना के साथ में, उसमें ये पंचशील के प्रिंसिपल्स को लिखा गया था। पंचशील के प्रिंसिपल्स को हमने तो फॉलो किया, लेकिन चाइना ने कभी ट्रू सेंस में हमारे लिए फॉलो नहीं किया। बट हाँ, हमारी खूबसूरती है कि एटलीस्ट हमने कोशिश करी। और पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं कि एक दूसरे की टेरिटरी के लिए, एक दूसरे की सोवरेनिटी के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ना कोई दूसरी कंट्री के टेरिटरी को जाके कब्जा करेगा, चाइना ना हमारी टेरिटरी पे कब्जा करेगा, ना हम चाइना की टेरिटरी पे कब्जा करेंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे। नॉन अग्रेशन, अग्रेसिव अप्रोच नहीं ली जाएगी, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे कि ना तो एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा किया जाएगा, ना एक दूसरे की सोवरेनिटी को हार्म किया जाएगा, ना अग्रेशन दिखाया जाएगा, ना एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर किया जाएगा, एक दूसरे की इक्वालिटी के लिए और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा और पीस को स्टैब्लिश करने के लिए काम किया जाएगा। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पंचशील पॉलिसी के। पंचशील जो है वो बेहद पॉपुलर हुई अपने टाइम पे। बहुत सारे कंट्रीज जैसे बर्मा, जैसे यूगोस्लाविया, जैसे इंडोनेशिया, इन नेशंस ने हमारी पंचशील पॉलिसी को अडॉप्ट भी किया था। देखो 5 अपन ने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, बड़े सिंपल हैं। एक तो हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं, दूसरा हम कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को अपोज करते हैं, हम किसी भी फॉर्म के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी अपोज करते हैं। इसके अलावा हमने आज़ादी के बाद नेम पॉलिसी को, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। हमने बोला कि हम दोनों में से किसी भी ब्लॉक को, एक ब्लॉक जिसको यूएसए लीड कर रहा था और दूसरा जिसको यूएसएसआर लीड कर रहा था, उनको ज्वाइन नहीं करेंगे। हमारा किसी के साथ में कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली अपने रिलेशनशिप्स को स्टैब्लिश करेंगे। और 5वां पंचशील का प्रिंसिपल दिया गया। इंडिया चाइना के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई 1954 में और इस ट्रीटी में 5 प्रिंसिपल्स की बात की गई कि एक दूसरे की टेरिटरी और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा, अग्रेशन नहीं दिखा जाएगा, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, पीस को स्टैब्लिश करने के लिए काम किया जाएगा और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा। फिर इसके अलावा अगला गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? एफ्रो एशियन बायस। हालांकि हमारा सभी नेशंस के साथ में दोस्ती स्टैब्लिश करने का, फ्रेंडली रिलेशंस स्टैब्लिश करने का एम है, गोल है, हम चाहते हैं ऐसा हो। लेकिन हाँ, ये जितने भी एफ्रो एशियन नेशंस हैं, अफ्रीका और एशिया वाले जितने भी नेशंस हैं,
उनकी तरफ हमारा थोड़ा स्पेशल बायस है। और इन एफ्रो एशियन नेशंस के लिए हम एम करते हैं कि इनमें यूनिटी प्रमोट की जाए और इनके जितने भी कंसर्न्स हैं उनको इंटरनेशनल बॉडीज़ में रेज किया जाए। एफ्रो एशियन नेशंस जो हैं वो कमज़ोर नेशंस हैं, वो डेवलप्ड नेशंस नहीं हैं, अंडर डेवलपिंग हैं, तो उनके लिए हमारा स्पेशल बायस है। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे यूनिटी को प्रमोट करने के लिए काम किया जाए। हम कोशिश करते हैं कि उन नेशंस की जो भी समस्याएं हैं उनको इंटरनेशनल बॉडीज़ में भी उठाया जाए। 1947 में इंडिया ने पहली एशियन रिलेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी न्यू दिल्ली में। फर्स्ट एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली इन 1947। 1949 में इंडिया सभी एशियन कंट्रीज को साथ में लेकर आया इंडोनेशियन फ्रीडम के क्वेश्चन के ऊपर। इनफैक्ट इंडिया ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया इन दी एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो कि इंडोनेशिया में हुई थी 1955 में। मतलब हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कमज़ोर एफ्रो एशियन नेशंस हैं इनकी आवाज़ को उठाया जाए, इन नेशंस में यूनिटी को प्रमोट किया जाए, इनके बेटरमेंट के लिए कामकाज किया जाए। इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करने में, जैसे ग्रुप 77 को फॉर्म करने में इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जिसको फॉर्म किया गया 1964 में। ग्रुप 15 को फॉर्म किया गया 1990 में। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इंडियन ओशन के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी एसोसिएशन है ये, इसको फॉर्म किया गया 1995 में। BISTE इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया 1997 में। सार्क 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया। इन सब के फॉर्मेशन में इंडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इनमें जो इंपॉर्टेंट हैं जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जैसे सार्क, जैसे BISTE इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इनके बारे में न्यूज़ में बातचीत चलती रहती है और न्यूज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इनके बारे में आपको पता चलता रहेगा। इनफैक्ट ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये इंडिया को बिग ब्रदर के नाम से बुलाती हैं। बड़े भाई के जैसे इंडिया ने एफ्रो एशियन कंट्रीज़ की मदद करी है, उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया है। हालांकि कभी कभी इसी बिग ब्रदर एटीट्यूड के लिए क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है हमें, लेकिन ये हमारे एडवांटेज के लिए है। ज़्यादातर हमने अच्छे काम ही किए, क्रिटिसिज्म एक दो बार होता है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। हालांकि और भी प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है, लेकिन फिलहाल अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे के प्रिंसिपल्स के बारे में अपन बात करेंगे अगले सेशन में। बहुत ईजी सा सेशन था, इनको एक छोटे से पेज में लिखो, एक बार में इनको याद करो और ख़त्म करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।